आसमान से एक ऐसा अनोखा बॉक्स नीचे गिरा जिसके अंदर एक अलग ही एलियन सिविलाइजेशन थी। इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है एक स्टोरेज एरिया को दिखाते हुए जो बहुत ही बड़े पैमाने पर फैला हुआ था। इस स्टोरेज एरिया के अंदर कई सारे एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं। उन्हीं में से जैक नाम का एक आदमी अपनी टीम के साथ शिफ्ट खत्म कर रहा था, पर तभी अचानक उन्हें ऐसा लगा कि जमीन हिलने लगी है और या तो जमीन पर कोई भारी भरकम चीज टकराई है। जैक और उसका मैनेजर एकदम से डर गए और बाहर आकर देखने लगे। बाद में पता चला कि उनके पास ही वाले स्टोरेज एरिया में एक बड़ा धमाका हुआ है। जैक का मैनेजर जब बाहर आकर चेक करने लगा तो उसकी गाड़ी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, क्योंकि गाड़ी के ऊपर किसी प्लेन के मलबे गिरे हुए होते हैं और ये तो कोई मिलिट्री प्लेन था जो यहाँ से गुजर रहा होता है। पर आखिर वहाँ प्रॉब्लम क्या हुई जिससे कि ये इतनी बुरी तरीके से क्रैश हो गया? इन्हीं चीजों के बारे में अब जैक और उसके सभी दोस्त पता लगाने लगे। हमें तो अब उसी जगह पर लूसी नाम की एक लेडी दिखाई जाती है जो अपने डॉग के साथ वॉक पर निकली थी। यहाँ लूसी ने भी नोटिस किया कि बहुत भारी भरकम आग लग चुकी है एक स्टोरेज एरिया की तरफ। वहाँ काले धुएं निकल रहे थे और बहुत सारे लोग चिल्ला रहे होते हैं। लूसी का कुत्ता कुछ नोटिस करता है, इसीलिए वो तुरंत ही भागते हुए स्टोरेज एरिया के अंदर चला गया। लूसी अब इस तरीके से अपने कुत्ते को कैसे छोड़ सकती थी, तो वो भी उसे पकड़ने के लिए चली गई। बट स्टोरेज एरिया में जहाँ मिलिट्री प्लेन के मलबे गिरे हुए थे वहाँ पर एक बॉक्स मौजूद होता है। उस बॉक्स के टूटने की वजह से उसका दरवाजा ओपन हो चुका था। बट अचानक अब हमें पता चला कि उसके कुत्ते पर किसी अनजान चीज ने हमला कर दिया है। उसी अनजान चीज की वजह से कुत्ता मारा गया और जब लूसी देखने जाती है तो उसने फिर लूसी पर हमला कर दिया, यानी लूसी को भी उस अनजान चीज ने खत्म कर दिया होता है। अब हमें क्रिस और मार्क नाम के दो आदमी दिखाए जाते हैं जो कि ट्रैफिक में फंसे हुए थे। उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना था, लेकिन क्रिस तो पूरा पागल हो चुका होता है। दरअसल क्रिस का हाल ही में सेल नाम की एक गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया था। सेल ने तो क्रिस को बताया भी नहीं कि आखिर वो किस रीजन से ब्रेकअप कर रही है। इन्हीं चीजों से क्रिस का दिमाग बहुत खराब था। क्रिस उसी स्टोरेज एरिया में काम करने वाला एक एम्प्लॉय होता है, पर उसे अब बिल्कुल आइडिया नहीं कि उस स्टोरेज एरिया में कितनी बड़ी दुर्घटना हो गई है। क्रिस यहाँ पर अपने फ्रेंड मार्क को लेकर उसी स्टोरेज एरिया की तरफ बढ़ रहा था, क्योंकि वहाँ उसके कुछ सामान रखे गए थे और वो उसे कैरी करने थे। हमें उसी स्टोरेज एरिया में जैक को भी दिखाया जाता है जो कि अब वहाँ के एक मेन गेट की मरम्मत कर रहा था। दरअसल वो धमाका होने के कारण मेन गेट के सिस्टम खराब हो चुके होते हैं और वो बार बार बंद चालू हो रहा था। जैक ने तो एक इलेक्ट्रिशियन को भी बुला लिया होता है जो उस चीज की प्रोटेक्शन करते हुए उसके ठीक करेगा। इलेक्ट्रिशियन जब उस खराब हुए गेट को देख रहा था तब कहने लगा कि ये शायद मैनुअली ठीक करना पड़ेगा। हमें इसके मेन सेंटर यानी कि बेसमेंट में जाना होगा और इसे शट डाउन करके स्विच ऑन करना होगा। जैक इलेक्ट्रिशियन की पूरी हेल्प करता है और उसे बेसमेंट की तरफ भी लेकर जाने लगता है। वो जब गेट खुला हुआ था तो क्रिस और मार्क भी अंदर चले आते हैं। जैक तो अब तुरंत ही उस इलेक्ट्रिशियन को बेसमेंट की तरफ लेकर जा रहा होता है जहाँ पर वो अपना काम कर सके और गेट को ठीक कर दे। इलेक्ट्रिशियन को यहाँ कुछ गड़बड़ लगती है, पर फिर भी वो उसे करने के लिए मान जाता है। जैक अब उसे सारी चीजें बताने के बाद ऊपर की तरफ आ गया। अब यहाँ क्रिस मार्क के साथ सेल, निक्की और चो नाम की मेंबर्स के पास पहुंचते हैं, यानी कि सेल भी उसी स्टोरेज एरिया में काम करती थी। क्रिस सेल के ऊपर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसने ब्रेकअप क्यों किया, बट सेल इस ब्रेकअप से खुश थी। अब यहाँ उन दोनों की डिस्कशन आगे बढ़ती, इससे पहले वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। जैक को भी नहीं समझ रहा था कि ये इलेक्ट्रिसिटी तो इस तरीके से नहीं जाती, उन्हें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी। जैक को तो बेसमेंट की तरफ से कुछ आवाजें भी आ रही थी जहाँ पर वो इलेक्ट्रिशियन गया था, इसीलिए अब यहाँ पर जैक बेसमेंट की तरफ बढ़ते हुए उस इलेक्ट्रिशियन को बुलाता है, पर वो इलेक्ट्रिशियन तो सीढ़ियों पर बैठकर लाइटर जला रहा था। जब जैक पास जाकर उस इलेक्ट्रिशियन को देखता है तो उसकी बॉडी पर बहुत घाव के निशान थे। वो इतना ज्यादा डैमेज हो चुका था कि मरने ही वाला होता है। जैक ये देखकर डर गया, पर तभी उसे पता चला कि सामने की तरफ एक अनजान सा क्रिएचर मौजूद है जिसने कि इलेक्ट्रिशियन को डैमेज पहुंचाया है। उस क्रिएचर के खतरनाक दांत थे और नुकीले नाखून होते हैं। उसने तो जैक पर भी हमला करने की कोशिश की, पर जैक तुरंत ही वहां से भाग जाता है। जैक बहुत डरा हुआ था, इसीलिए उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, बट वो क्रिएचर अब बेसमेंट से निकलकर दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने लगता है। जैक तो फिलहाल चिल्लाते हुए अपने दोस्तों से मदद ही मांग सकता था, उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता इस क्रिएचर से बचने का। अब हमें यहाँ सैली के साथ मौजूद एक आदमी जिसका नाम चो था वो दिखाया जाता है, जो कि वहाँ से दूर जाना चाहता था। उसे बहुत ज्यादा भूख लगी होती है, इसीलिए वो थोड़ा एक्सप्लोर करके खाना लेकर आएगा।
निकी नाम की लड़की भी जो के साथ वहाँ से चली जाती है। क्रिस तो अब यहाँ अपनी एक्स गर्लफ्रेंड सेल से झगड़ा नहीं करना चाहता था, तो वो भी मार्क के साथ यहाँ से निकलने का डिसाइड करता है। लेकिन क्रिस और मार्क जब एग्जिट गेट के पास आते हैं तो वो खुल ही नहीं रहा था। वहाँ पर ऐसा कोई भी दरवाजा नहीं था जो अच्छे से फंक्शनिंग कर रहा हो। सारे डोर्स टेक्निकल फॉल्ट्स के कारण बंद हो चुके थे। क्रिस और मार्क इसी वजह से वहाँ से बाहर नहीं जा पाते और वापस बाकी लोगों के पास आ जाते हैं। निकी नाम की वो लड़की तो एक चैम्बर में आ गई थी क्योंकि उसे कुछ आवाजें सुनाई दे रही होती हैं। उसे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था, पर फिर भी वो उन चीजों को एक्सप्लोर करती है और पता करती है। सेल को जब पता चला कि क्रिस अभी तक गया नहीं है तो उनके बीच फिर से बहस हो जाती है। सेल ने तो साफ साफ कह दिया कि उसे क्रिस में अब कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो उसके साथ नहीं रहना चाहती। क्रिस को इससे बहुत बुरा लगता है और वो बैठकर एकदम डिप्रेशन में चला जाता है। बट उसे क्या पता कि उसका सबसे अच्छा दोस्त मार्क ही उसे धोखा दे रहा है। सेल ने दरअसल मार्क के लिए ही क्रिस को छोड़ा था, यानी मार्क और सेल एक दूसरे से प्यार करते थे। ये बातें अभी तक क्रिस को बिल्कुल भी नहीं पता है। अब तो हमें चो दिखाया गया है जो एक चैम्बर में पहुंचता है और वहाँ कई सारे मैनिक्विन्स रखे गए थे। उन्हीं मैनिक्विन्स के बीच में अब उसे कुछ आवाजें आती हैं जो किसी और की नहीं बल्कि जैक की थी। जैक वहाँ पर अपनी जान बचाकर छुपा हुआ था। जैक अब चो से साफ कह देता है कि बिल्कुल आवाज मत करना क्योंकि वो चीज हमारे आसपास ही है। वो चाहे तो हम सबको एक ही बार में खत्म कर दे। चो इन चीजों को कुछ समझ नहीं पाता, पर तभी ऊपर से वही क्रिएचर ने पकड़ लिया जैक को और उसे खींचते हुए अपने साथ दूर लेकर चला गया। यानी जैक अब शायद उस खतरनाक क्रिएचर के हाथों मर चुका होगा। जो ये देखकर बहुत ज्यादा डर गया और वहां से भागने की कोशिश करने लगा। निकी तो क्रिस के पास आकर पूछने लगी कि आखिरकार जो कहां पर चला गया। जो उसे बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा होता, लेकिन क्रिस तो अपने प्रॉब्लम्स में उलझा हुआ था, उसे दूसरे लोगों की परवाह ही नहीं थी। क्रिस ने एक और बात बताई कि हम सब यहाँ पर फंस चुके हैं और कोई भी बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं है। अब अचानक पूरे वेयर हाउस के अंदर एक बहुत ही तेज आवाज आती है। इस आवाज को सुनकर सभी बाहर आने लगे और एकजुट हो जाते हैं। इस मोमेंट पर क्रिस ने सेल और मार्क को एक चैम्बर में से बाहर आते हुए देखा, जिससे कि ये पता चल जाता है कि वो दोनों रिलेशनशिप में हैं। क्रिस को तो अपने दोस्त मार्क के ऊपर बहुत गुस्सा आया क्योंकि वो बेस्ट फ्रेंड होने के नाते उसे धोखा दे रहा था। निकी को भी ये सच्चाई अभी पता चली और वो सेल से नफरत करने लग जाती है। क्रिस का दिमागी संतुलन बिगड़ता इससे पहले वो वहाँ से जाने का डिसाइड करता है। निकी भी इस डिफिकल्ट टाइम में क्रिस के साथ ही मौजूद थी। अब वो दोनों ट्रैवल करते हुए जब उसी चैम्बर में पहुंचे जहाँ कई सारे मैनिक्विन्स रखे गए थे, तो साइड में उन्होंने देखा कि चो डरा हुआ बैठा है। निकी चो के पास जाती है तो उसके सर पर काफी सारे खून के धब्बे लगे हुए थे। जैसे ही वो साफ करने चली गई तो ऊपर से और खून नीचे गिरने लगे। अब क्रिस वेंटिलेशन एरिया में देखने चला जाता है कि ये ब्लड कहाँ से आ रहे हैं। तब उसे ये सच्चाई पता चली कि ऊपर की तरफ तो जैक की डेड बॉडी रखी गई है। इससे क्रिस बहुत ज्यादा डर गया। मार्क और सेल भी ये पता चलने पर उस जगह पर तुरंत ही पहुंच जाते हैं उनकी मदद करने के लिए। जो तो कुछ भी बता ही नहीं रहा था और ऊपर से जैक का मर्डर हो चुका है। इतनी खतरनाक तरीके से कोई किसे मार सकता है उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था। लेकिन अब अचानक एक बूढ़ा आदमी पीछे से आकर निकी को पकड़ लेता है। उसके हाथ में कोई गन नहीं थी बल्कि इलेक्ट्रिक टूथब्रश था और वो लगातार यही कह रहा होता है कि तुम्हें उसी ने भेजा है और मैं नहीं चाहता कि तुम सब मेरी जान लो। क्रिस भी उस बूढ़े आदमी को निकी से छुड़ाने की कोशिश करता है। अच्छी बात तो ये हो गई कि सेल ने बड़ी चालाकी से पीछे से हमला किया उस बूढ़े आदमी के ऊपर, जिससे वो बूढ़ा आदमी वहीं पर बेहोश हो जाता है। पर उन्हें भी पता चला कि ये कोई किलर नहीं है बल्कि इसके हाथ में तो वो इलेक्ट्रिक टूथब्रश था। आखिर ये कैसे किसी को मार सकता है। उन सभी ने बूढ़े आदमी को एक चैम्बर में रखा और जब उसे होश आ रहा था तो वो उससे पूछताछ करने लगी। उस बूढ़े आदमी से पूछताछ करने पर पता चला कि उसका नाम तो डेविड है और वो यहाँ पर कई समय से छुपा हुआ है क्योंकि उसने अपनी वाइफ के साथ डाइवोर्स कर लिया था। और डाइवोर्स होने के बाद डेविड की वाइफ उससे एलुमनी मांगती थी और कई सारे सामान छीनने के लिए बोलती थी। इसी के डर की वजह से डेविड यहाँ पर आकर तब से छुपा हुआ है। डेविड ने तो गलती से इन सभी को अपनी वाइफ के ही लोग समझ लिया जो उसे पकड़ने के लिए यहाँ आए थे। इसी वजह से डेविड ने उनके ऊपर जाने अनजाने में हमला किया। अब यहाँ सभी को डेविड की बात पर भरोसा हो जाता है क्योंकि वो उतना एग्रेसिव भी नहीं लग रहा था। अचानक अब बाहर से कुछ आवाजें आने लगी जिससे सभी थोड़ा सा सहम जाते हैं। क्रिस ने तो यहाँ निकी को कह दिया कि तुम चैम्बर का दरवाजा पूरी तरीके से लॉक कर दो। निकी भी थोड़ा सा डर रही थी पर वो चली गई डोर को लॉक करने के लिए। अगले ही मोमेंट में पूरी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है और बाहर से कोई दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था।
अब यहाँ एक ही मेंबर होता है जिसने उस खतरनाक क्रिएचर को देखा है। वो और कोई नहीं बल्कि चो था, जो इतना ज्यादा डर गया होता है कि वो अब अकेले ही उस चैम्बर से दूर भागने लगा। उसे पता है कि वही खतरनाक क्रिएचर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये चो की सबसे बड़ी गलती होती है। उस क्रिएचर ने चो को तुरंत ही देख लिया और बहुत ही तेजी से उसका पीछा करने लगा। चो लगातार भागते ही रहता है, लेकिन एक मोमेंट के बाद वो डेड एंड पर आ गया। वहां से जाने का कोई रास्ता नहीं था। पहली बार वो खतरनाक क्रिएचर पूरा सामने आता है और अपने नुकीले नाखूनों की मदद से इसका दिल निकाल लेता है। चो वहीं पर बुरी तरीके से मर गया था। बात ये थी कि ये खतरनाक क्रिएचर कहीं और से नहीं बल्कि उसी मिलिट्री प्लेन के बॉक्स से नीचे गिरा होता है। यानी ये खतरनाक क्रिएचर मिलिट्री के पास था, जो गलती से अब आजाद हो गया है। पर अब कितनी तबाही मचने वाली है ये कुछ ही समय में पता चलेगा। अब तो सभी को इसका अंदाजा हो गया था, इसीलिए अब डेविड सभी को अपने एक सेफ बंकर में लेकर आ जाता है। वो इस जगह पर बहुत पहले से रह रहा है और उसी जगह पर वो सुरक्षित है, इसीलिए वही सबसे बेस्ट जगह होगी उनके छुपने की। सभी डेविड की बात मानकर वहां अंदर घुस जाते हैं और उस बंकर में डेविड ने तो एक अपना पूरा सेटअप ही बना कर रखा था। बाहर क्या हो रहा है और मिलिट्री फोर्सेस क्या कर रही हैं, सारी इंफॉर्मेशन उसे मिलती रहती। डेविड तो अब सभी को यही बताने लगा कि मिलिट्री फोर्सेस कुछ तो छुपा रही हैं। उन्होंने चारों तरफ नाकाबंदी लगा दी है और किसी को भी अपने घर में से बाहर नहीं निकलने बोल रहे हैं। ये कोई बड़ा सा इंटरनल मैटर है जो वो पब्लिकली खुल के बता नहीं पा रहे हैं। शायद हो सकता है कि इसमें मिलिट्री फोर्सेस की गलती हो, इसीलिए वो सभी से ये छुपा रहे हो। लेकिन सीधी बात तो ये थी कि उनकी जान बहुत खतरे में है। डेविड को जो शक था वो ये साफ बताने लगा कि शायद मिलिट्री वालों ने गलती से एक क्रिएचर को खुला छोड़ दिया है। ये क्रिएचर वो अपने एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट के लिए लेकर जा रहे थे, लेकिन मिलिट्री प्लेन में खराबी आने के कारण वो कंटेनर नीचे गिर गया और अब वो खतरनाक एलियन आजाद हो चुका होता है, जो इसी स्टोरेज एरिया में मौजूद है। फिलहाल मार्क और बाकी लोग उसकी बातें मान नहीं रहे थे, क्योंकि डेविड झूठ भी बोल सकता है। लेकिन क्रिस जेन्युइनली डेविड से ये पूछने लगा कि इस कंडीशन में अब वो बचने के लिए क्या करेंगे, सबसे अच्छा रास्ता कौन सा हो सकता है। क्योंकि क्रिस को कहीं न कहीं लग रहा था कि वो क्रिएचर हो सकता है, क्योंकि उसने ही जैक का कत्ल किया है। इतनी बुरी तरीके से कोई इंसान किसी का कत्ल नहीं कर सकता। तब जाकर डेविड ने बताया कि इस जगह से निकल जाना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। अगर वो जितनी देर तक यहाँ पर रहेंगे तो उस क्रिएचर को हमारी लोकेशन का पता चलेगा और वो हम पर हमला करने के लिए जरूर आएगा। पर प्रॉब्लम ये थी कि वेयरहाउस के सारे दरवाजे बंद हो चुके होते हैं। उन्हें मैकेनिकली ओपन करना होगा, नहीं तो वो हमेशा के लिए यहाँ फंसे रह जाएंगे। थोड़ी देर तक डिस्कस करने के बाद अचानक डेविड को याद आता है कि एक इलेक्ट्रिशियन जो यहाँ पर आया था उसके पास एक इलेक्ट्रिक बटन होता है। वो इलेक्ट्रिक बटन इस वेयरहाउस के सारे दरवाजों को कंट्रोल किया करता था। अगर वो इलेक्ट्रिक बटन लेकर सारे सिस्टम से कनेक्ट कर दे तो वो मैन्युअली उसे ओपन कर सकते थे। पर प्रॉब्लम ये होती है कि वो मैकेनिक बेसमेंट वाले एरिया में गया था, वहां से वो वापस आया ही नहीं, यानी कि वो बटन उसके पास ही होगा। डेविड इसमें भी बहुत ज्यादा खतरा बताने लगा, क्योंकि वो क्रिएचर बेसमेंट में ही मौजूद हो सकता है। उसे अगर जरा भी हमारे लोकेशन का पता चला तो वो भागते हुए हमारे पास आ जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस बहुत खतरनाक हो सकता है और जानलेवा भी। पर दूसरा कोई और ऑप्शन ना होने के कारण उन्हें बेसमेंट में जाना ही पड़ेगा उस मैकेनिक से वो डिजिटल बटन लेने के लिए। डेविड ने तो अब निक और मार्क को गाइड किया कि तुम सभी वेंटिलेशन पाइप वाले एरिया से जा सकते हो, क्योंकि डेविड भी एक जगह से दूसरी जगह पर वहीं से ट्रेवल किया करता था। पर डेविड को ये पता होता है कि अगर वो क्रिएचर सामने आ गया तो उससे फाइट करने के लिए कुछ हथियार की जरूरत हो सकती है। क्रिस और मार्क सोचने लगे कि अगर उनके पास हथियार होंगे तो कितना अच्छा होगा। इसीलिए अब डेविड उन्हें एक चैम्बर के बारे में बताता है जहां आशंका हो सकती है कि वहां वेपन मौजूद होंगे। इसी चीज को पता करने के लिए क्रिस और मार्क तुरंत ही वेंटिलेशन पाइप की तरफ से निकल पड़े। इस मोमेंट पर वो अपने पर्सनल इश्यूज साइड में रखकर एक दूसरे की मदद करते हैं और वेंटिलेशन पाइप के थ्रू आगे बढ़ते हैं। डेविड द्वारा बताए गए उसी चैम्बर में आने के बाद उन्हें वेपन्स तो नहीं मिलते, लेकिन वहाँ कुछ फायर क्रैकर्स, वॉकी टॉकी और कुछ खाने के सामान मिल जाते हैं। इससे उन्हें थोड़ा सा अच्छा लग रहा था कि एटलीस्ट उनके पास कुछ रिसोर्सेज तो मौजूद हैं। ग्रेस और मार्क तो अपने काम की सारी चीजों को लेकर वेंटिलेशन चैम्बर में से वापस जाने लगे। फिलहाल वो सोच रहे थे कि डायरेक्टली बेसमेंट की तरफ जाने के बजाय वो ये रिसोर्सेज अपने दोस्तों के पास छोड़ दे और फिर वहां से जाएं। पर शायद उस क्रिएचर को उनकी लोकेशन के बारे में भनक पड़ गई थी। वो उनके बॉडी ऑर्गन्स और हार्ट के पंपिंग रेट को पता करते हुए उनके पास आ जाता है। मार्क ने ये सबसे पहले देख लिया था, क्योंकि वेंटिलेशन पाइप्स के एक एरिया को कोई दबा रहा था। ये ऑब्वियसली वो खतरनाक क्रिएचर ही होगा, इसीलिए मार्क अपने साथी क्रिस को वहीं पर छोड़कर भाग आता है।
यानी कि इस मोमेंट पर उसने सिर्फ अपनी जान बचाने की कोशिश की। वो जल्द से जल्द डेविड के उस बंकर में आ गया जहां बाकी लोग छुपे हुए थे। क्रिस के बारे में पूछने पर मार्क कुछ नहीं बताता और यही कहता है कि शायद क्रिएचर ने उसे मार दिया होगा, यानी उनके एक और बहादुर साथी की मौत हो गई। अब तो इससे बचे हुए लोगों का भी मोराल काफी डाउन हो जाता है और वो होप भी छोड़ चुके थे कि वो बचने वाले हैं। लेकिन डेविड उन्हें मोटिवेट कर रहा था कि हमें किसी भी हालत में बेसमेंट तक पहुंचना होगा और दरवाजे को खोलकर यहाँ से बाहर निकलना होगा। डेविड सभी को गाइड करता है कि हमें इस रास्ते से जाना चाहिए और अब सभी डेविड के ऊपर भरोसा करके उसे फॉलो करने लगे। दूसरी तरफ हमें पता चला कि क्रिस अभी तक मरा हुआ नहीं है, बल्कि वो थोड़ा सा घायल हो चुका था और अपने आप को बचाते हुए आगे बढ़ रहा था। वो एक ऐसी जगह पर होता है जहाँ कई सारे टॉयज के बॉक्स रखे गए थे। अब ये चीजें यहाँ क्या कर रही है क्रिस समझ पाता है। इससे पहले वो खतरनाक क्रिएचर उसके सामने होता है। उसकी हाइट बहुत ज्यादा थी और वो काफी स्ट्रॉन्ग भी लग रहा था। क्रिस के ऊपर वो हमला करता है। इससे पहले क्रिस ने बॉक्स में से एक डॉल निकाल कर सामने रख दी। एलियन ने तो उस डॉल के ही सर काट दिए, जिससे कि उससे लगा कि उसने उस आदमी को मार दिया है। फिर भी क्रिस थोड़ा सा आवाज कर रहा था, इसीलिए वो एलियन क्रिएचर जा नहीं रहा होता। तभी उस जगह पर कुत्ते का एक छोटा सा टॉय आगे बढ़ने लगा, जिसमें से कुछ आवाज आ रही होती है। ये चीजें उस एलियन का ध्यान भटका देती हैं और वो उसमें बिजी हो गया था। मौके का फायदा उठाकर क्रिस वहां से भागने लगा अपनी जान बचाकर। उसे पता है कि एलियन यहाँ पर है और जैसे ही उस टॉय की बैटरी खत्म हो जाएगी तो वो उनके पास जरूर आएगा। थोड़ी देर तक क्रिस अपनी जान बचाकर भागता रहा, पर अब उसे अपने बाकी बचे हुए साथी भी मिल जाते हैं। सभी ये जानकर खुश हो रहे थे कि क्रिस जिंदा है और अब तो उनका मार्क पर से भरोसा ही उठ गया था, क्योंकि उसने उनसे झूठ कहा था। क्रिस उन सभी को बता देता है कि वो खतरनाक क्रिएचर इसी जगह पर मौजूद है और हमें अगर जिंदा बचना है तो यहाँ से निकलना होगा। डेविड और सभी लोग उसे फॉलो करते हुए इस जगह से दूर तो जा रहे थे, पर डेविड को भी एहसास हो गया था कि वो आसपास ही है। थोड़ी सी भी गलती और उस क्रिएचर को उनकी लोकेशन का पता चल जाएगा। डेविड का भी दिमाग काम नहीं कर रहा होता कि वो इस सिचुएशन में क्या डिसीजन ले। डेविड तो अब बाकियों को कहता है कि तुम सभी दूसरे रास्ते पर जाओ और वो इस एलियन को अकेले संभालेगा। इतने टाइम से रहने के कारण उसे शायद अंदाजा हो चुका है कि इस एलियन को कैसे रोकना है। सभी डेविड की बात मानते हैं और वो दूसरी तरफ चले गए। थोड़ी ही देर के अंदर वो एलियन क्रिएचर डेविड के सामने आकर खड़ा हुआ था, बट डेविड उससे बिल्कुल डरता नहीं। उसने तो उस एलियन को अजीब सी बातें कहना स्टार्ट किया और ये भी बताया कि तुम्हारा चेहरा मेरी वाइफ जैसा है। डेविड उसे लगातार बातें बोल तो रहा था, पर वो एलियन क्रिएचर इससे एंटरटेन नहीं होता। उसने तुरंत ही डेविड को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचाया और उसके बॉडी को ही कुचल कर रख दिया। डेविड की इस बेवकूफी से वो मर तो चुका था, पर बाकियों को इससे भागने का मौका मिल जाता है। क्रिस, मार्क, निकी और शेल तुरंत ही वहां से ट्रेवल करते हुए बेसमेंट वाले एरिया में आ चुके थे, क्योंकि इसी जगह पर उन्हें इलेक्ट्रिशियन से वो रिमोट कंट्रोल मिलेगा जिससे वो यहाँ से बाहर निकल सके। अब उनके पास समय कम था, इसीलिए क्रिस ने सभी को कई टीम में डिवाइड कर दिया। उनका सिर्फ एक ही गोल था, इलेक्ट्रिशियन की बॉडी को ढूंढना। जगह जगह पर खून के निशान पड़े हुए थे जो उस इलेक्ट्रिशियन के ही होते हैं। मार्क पता नहीं क्यों क्रिस की बात नहीं मानता, क्योंकि अब उनके बीच में दुश्मनी हो चुकी है। वो ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि क्रिस उसे कोई कमांड दे। थोड़ी देर तक सर्च करने के बाद अचानक अब क्रिस को वो रिमोट कंट्रोल मिल चुका होता है, यानी अब वो दरवाजे को ओपन कर सकते हैं और यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। सभी इस बात से खुश थे, पर उन्हें डर भी लग रहा था कि वो एलियन उनके ऊपर हमला ना करे। चौंकाने वाली बात थी कि एलियन उस बेसमेंट तक पहुंच भी चुका था। क्रिस तो बाकियों के साथ अब ट्रेवल करते हुए ऊपर वाले फ्लोर पर आता है, बट उन्हें पता चला कि सेल तो वहां पर है ही नहीं। मार्क की जिम्मेदारी थी कि वो सेल के साथ रहे, लेकिन मार्क इतना सेल्फिश होता है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को ही वहां पर छोड़ दिया। क्रिस इससे बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा और मार्क को मारता भी है, क्योंकि मार्क बहुत ज्यादा सेल्फिश बन चुका था, जैसे कि वो सिर्फ दूसरों का यूज करता है अपने फायदे के लिए। इन्हीं रीजंस की वजह से क्रिस और मार्क की एक दूसरे से फाइट भी होने लगती है और क्रिस उसे बहुत बुरा भला कहता है। क्रिस ने साफ बता दिया कि तुम शुरुआत से ही मेरे ऊपर डिपेंडेंट थे, तुमने मेरी गर्लफ्रेंड ले ली और अब उसे भी मरने के लिए छोड़ दिया। भले ही सेल ने उसे छोड़ दिया है, पर वो उसे बचाने जरूर जाएगा। हमें तो बेसमेंट वाले रास्ते पर शेल दिखाई गई, जिसके आसपास वही एलियन था। सेल जरा भी बॉडी मूवमेंट नहीं करती, जिससे कि वो एलियन क्रिएचर उसे समझ रहा होता है। वो डायरेक्टली उसके ऊपर हमला करने नहीं जाता। तभी अचानक सेल ने अपने जेब में से एक नीडल निकाली और उसके बॉडी में घुसा दिया। एलियन क्रिएचर को बहुत ज्यादा दर्द होने की वजह से वो हट गया और सेल ने वहां से भागना स्टार्ट कर दिया। सेल बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी और जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहती थी। शेल तो चिल्ला रही थी, जिसकी आवाज शायद क्रिस ने सुन ली होती है। वहीं अब क्रिस के पास एक प्लान था उस एलियन क्रिएचर को मारने का।
उसे इतना तो पता चल गया होता है कि वो एलियन टॉय से अट्रैक्ट होता है, इसीलिए अब उनके पास बहुत सारे फायर क्रैकर्स और बॉम्ब्स मौजूद थे, तो वो उसी डॉल के ऊपर कई सारे फायर क्रैकर्स ऐड कर देता है। उसे जलाकर उसने चालू कर दिया और बीच रास्ते पर छोड़ दिया। टॉयज की आवाज सुनकर वो क्रिएचर उसके पास आने लगा और उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि यहाँ बॉम्ब लगे हुए हैं। धीरे धीरे वो फायर क्रैकर्स फटने लगे और वहाँ एक धमाका होता है। इस धमाके में उस क्रिएचर को बहुत ज्यादा चोट लगी थी और क्रिस को लगने लगा कि वो मर चुका है, क्योंकि उस चैम्बर में भयंकर आग लगी होती है। धुआं छटने के बाद जब क्रिस आगे बढ़ रहा था तो उसकी मुलाकात सेल से होती है, जो अब आकर उसके गले लग गई। शायद सेल को अंदाजा हो चुका होता है कि मार्क ने जिस तरीके से उसे धोखा दिया, क्रिस ऐसा कभी नहीं करेगा। क्रिस तो अब यहाँ सेल और रिकी को लेकर वहाँ से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ने लगा। उन्हें किसी भी हालत में मेन गेट के पास जाना होगा और इस रिमोट कंट्रोल से उसे ओपन करना होगा। बट ये पता चलता है कि वो खतरनाक क्रिएचर अभी तक मरा नहीं है। उसकी बॉडी पर बहुत सारे चोट लगे हुए थे, जिससे वो बहुत गुस्सा हो चुका था। वो अब बहुत तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगा डैमेज पहुंचाने के लिए। इसी वजह से क्रिस, सेल और रिकी ट्राई करते हैं कि वो जल्द से जल्द वहां मेन गेट के पास पहुंचे। वो एलियन क्रिएचर तो लगातार उनके पीछे आ रहा था और उन्हें डैमेज पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। फिर भी वो बड़ी मुश्किल से रिसेप्शन के पास पहुंचते ही हैं, लेकिन अब पता चला कि मार्क ने बाहर से रास्ता बंद कर दिया है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो एलियन बाहर आए और उसे चोट पहुंचाए। इवन उसने अपने साथियों को ही धोखा दे दिया था और वो बिल्कुल भी दरवाजा खोलने पर राजी ही नहीं होता। क्रिस, रिकी और सेल तीनों रिक्वेस्ट करते हैं कि दरवाजा ओपन करो, नहीं तो क्रिएचर तीनों को ही मार देगा। मार्क फिर भी इन चीजों को इग्नोर करता है और वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है। कोई और ऑप्शन ना होने के कारण क्रिस उस दरवाजे पर कूदने लगा, जिससे कि वो निकल जाए। और कुछ समय बाद होता भी कुछ ऐसा ही है, वो दरवाजा टूट चुका था। सबसे पहले तो सेल वहां आकर मार्क को थप्पड़ मारती है, क्योंकि उसने सभी को धोखा दिया था। वो अकेले यहाँ से जाना चाहता है, हम सभी को मारकर। अब जब यहाँ क्रिस रिमोट कंट्रोल की मदद से उस दरवाजे को ओपन करता ही है, तभी पीछे से वो क्रिएचर आ गया। क्रिएचर ने सबसे पहले मार्क को पकड़ा और उसका गला काटकर खत्म कर दिया। सभी ये देखकर बहुत चिल्लाने लगे, इसीलिए अब क्रिस एक रॉड लेकर उस एलियन से फाइट करने आता है। वो एलियन क्रिएचर इतना ताकतवर था कि उसने एक हाथ से ही क्रिस को पकड़कर उठा लिया। फिर भी क्रिस हार नहीं मानता और रॉड से उसे मारते रहता है। अच्छी बात तो ये हो गई कि पीछे से रिकी और शेल भी आ जाते हैं उस एलियन पर हमला करने के लिए। तीनों लोगों ने एक साथ वार किया, जिससे वो क्रिएचर मल्टीपल जगहों से घायल हो जाता है। एक मोमेंट ऐसा भी आ गया जहां उस क्रिएचर की मेन बॉडी पार्ट पर हमला होने की वजह से वो वहीं मर गया। ये हमला रिकी ने जाने अनजाने में किया था, पर अच्छी बात तो ये हो गई कि उस एलियन क्रिएचर से उनका पीछा छूट गया। दरवाजा ओपन होने के बाद क्रिस, सेल और रिकी बाहर निकलते हैं, पर उन्होंने जो देखा उससे वो दंग रह गए, क्योंकि अब पूरे पृथ्वी के ऊपर एलियन सिविलाइजेशन का हमला हो चुका है। बड़े बड़े एलियन स्पेसशिप शहरों को डिस्ट्रॉय करते जा रहे थे और मिलिट्री फोर्स भी इसमें कुछ नहीं कर पाते। यानी कि अब क्रिस और उसकी टीम को और अच्छी तरीके से फाइट करना होगा और इन एलियंस की कमजोरी का पता लगाना होगा। देखा जाए तो एक तरीके से मिलिट्री फोर्सेस ने ही ये प्रॉब्लम लेकर आई है। अगर वो उस पहले एलियन के ऊपर रिसर्च करने नहीं आते तो उसके पीछे पीछे ये सिविलाइजेशन कभी यहाँ नहीं पहुंचती। पर अब ये रियलिटी थी कि एलियंस पृथ्वी पर आ चुके हैं और अब ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए इंसानों को उनके खिलाफ लड़ाई करनी होगी। हमारी भी कहानी इससे यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।